सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोप्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो आज 2021 जून के 21 क्वेश्चन से देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? Which one of the following does not represent a flat or gently sloping, relatively smooth rock surfaces formed in the zone between the high tide and low tide level? ठीक है। सो बेसिकली क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो मतलब ये उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। रिप्रेजेंट ए फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग रिलेटिवली स्मूथ रॉक सरफेसेस फॉर्म एट द जोन, मतलब हाई टाइड और लो टाइड के बीच में कौन सा लैंडफॉर्म फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो स्पीड प्लेटफॉर्म होता है वो क्या है, वो एक डिपोजिशनल फीचर है जो कि डिपोजिशन ऑफ सैंड के वजह से फॉर्म होता है इन बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड्स। ठीक है, देन बाकी सब जो एब्रेसन प्लेटफॉर्म हो गया, सौर प्लेटफॉर्म हो गया, वेव कोड प्लेटफॉर्म हो गया, ये बियॉन्ड द हाई टाइड, मतलब हाई टाइड जहाँ तक आता है उससे पीछे, मतलब उससे भी पीछे ये लोग फॉर्म होता है। और ये तीनों जो है वो इरोजनल लैंडफॉर्म है। ठीक है, स्पीड प्लेटफॉर्म जो है वो एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा देखना है कि ये जो इसे हुक स्पीड भी बोला जाता है, स्पीड बोल लो, हुक स्पीड बोल लो, ये क्यों डेवलप होता है? क्योंकि जो सैंड का जो डिपोजिशन होता है यहाँ पे, ड्यू टू द वेव रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के वजह से जो नेट ट्रांसफर ऑफ द सेडिमेंट जहाँ पे एक्यूमुलेट होके ऐसा सा एक शेप बनाता है। और ये कभी कभी क्या होता है कि एक कहीं पे एक आइलैंड के साथ एक कनेक्टिंग ब्रिज जैसा बना देता है मेन लैंड के साथ, तो उसे बोला जाता है स्पीड प्लेटफॉर्म और हुक स्पीड, या हुक स्पीड भी बोला जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। मैच द फॉलोइंग कोस्ट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये सब जो कोस्ट लाइन कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ये नाइल डेल्टा है, नाइल रिवर का जो डेल्टा है, ये मिसिसिपी का डेल्टा है। ठीक है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो यहाँ पे दिखा दे, टाइड डोमिनेंट ये है। तो ये है ये किसका डेल्टा है? ये अमेजन रिवर का डेल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम आंसर देख लेते हैं कि मिसिसिपी का क्या कैरेक्टरिस्टिक, मिसिसिपी रिवर डेल्टा का क्या कैरेक्टरिस्टिक लिखा गया है। ठीक है, इसमें दिया गया है हाईली इंटेंडेड कोस्ट लाइन, मतलब ये जो कोस्ट लाइन है वो इंटेंड होके, मतलब ओशन के तरफ, इनसाइड द क्या बोलते हैं उसे, ओशन के तरफ ऐसे इंट्रूड हुआ है। ठीक है, ऐसे टाइप का ये कैसा होता है कि ये मतलब रिवर डोमिनेटेड डेल्टा होता है। मिसिसिपी डेल्टा बेसिकली रिवर डोमिनेटेड डेल्टा होता है, हाईली इंटेंडेड कोस्ट लाइन विथ मल्टीपल एक्सटेंडेड डिजिटेड डिस्ट्रीब्यूटरीज। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होता है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटरीज ऐसे होते हैं। तो ये हो गया मिसिसिपी डेल्टा। ठीक है, देन आता है नाइल रिवर डेल्टा। वो कैसा होता है? वो नाइल रिवर डेल्टा जैसे बी यहाँ पे कहाँ पे मैच हो रहा है? जेंटल एरक्वेट, ये जो एरक्वेट से बोला जाता है इसे, यहाँ पे देखो कि जेंटल स्मूथ सोल लाइन। ठीक है, जेंटल सोल लाइन होता है विथ सिंपली प्रोट्रूडिंग डिस्ट्रीब्यूटरी माउथ। ठीक है, जो यहाँ पे क्या होता है कि इतना मतलब ओशन की तरफ इतना एक्सटेंड होके नहीं जाता है, वो स्मूथ प्रोट्रूडिंग डिस्ट्रीब्यूटरी माउथ दिखाता है। ठीक है, देन हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का जो रिवर है, वो जैसे कि मैंने बोला कि ये टाइड डोमिनेटेड कोस्ट लाइन से इलोंगेटेड पेनिनसुला सेपरेटेड बाय द टाइडल क्रैक्स ओरिएंटेड रफली परपेंडिकुलर टू द सोल लाइन। ठीक है, ये जो ये जैसे एस्चुरीज टाइप आप देख सकते हो कि ये कैसा है, सोर लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो इलोंगेटेड पेनिनसुलर सेपरेट्स होता है वो कैसे होता है? टाइडल क्रिक के वजह से, टाइडल क्रिक्स के वजह से जो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो परपेंडिकुलर होते हैं कोस्ट लाइन से। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा टाइड डोमिनेटेड डेल्टा हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर का। ठीक है, देन अमेजन रिवर का आता है। अमेजन रिवर में क्या दिखाता है? एस्चुरीज होते हैं कॉम्प्लेक्स लार्ज एंड स्मॉल आइलैंड्स, जैसे कि ये जो मतलब ओशन का वाटर यहाँ पे रिवर में ऐसे घुस गया है, एस्चुरीज स्ट्रक्चर दिखा रहा है। और ये क्या होता है कि स्मॉल एंड बिग आइलैंड्स हमें देखने को मिलता है। ये जैसे ये एक आइलैंड होगा, ये एक आइलैंड हो गया, ऐसे करके हमें देखने को मिलता है अमेजन रिवर का डेल्टा में। ठीक है,
तो आशा करता हूँ ये पिक्चर थोड़ा बहुत आप विजुअलाइज कर लीजिए। आगे भी ऐसा एक क्वेश्चन आने वाला है कि ये कौन सा डेल्टा है, किस रिवर का डेल्टा है, थोड़ा बहुत ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेनली यही चारों में से क्वेश्चन आता है, नाइल रिवर डेल्टा के बारे में, मिसिसिपी डेल्टा के बारे में, देन गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र, देन अमेजन रिवर का डेल्टा, थोड़ा ये थोड़ा चारों आप थोड़ा याद रखिएंगे, ठीक है। देन क्या दे, which one of the following terrestrial biomass is found in regions dominantly characterized by oxysol, ठीक है। पहले तो हम देखेंगे ये जो ऑक्सीसोल है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो क्या क्या है, ठीक है। ऑक्सीसोल मतलब उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है रेडिस कलर। वो क्यों दिखाता है रेडिस कलर? क्योंकि वहाँ पे लीचिंग जो वेदरिंग होता है, इंटेंस वेदरिंग, लीचिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर हायर इन अमाउंट, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि हाई रेनफॉल की वजह से, वार्म टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लीचिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन में लीचिंग ज़्यादा होने के कारण जो सिलिकेट मिनरल्स है वो लीचा उठा के चला जाता है, बस आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच जाता है, तो वो रेडिश कलर दिखाता है, ठीक है। तो वहां पे कैसा फॉरेस्ट मिलता है हमें? वहां पे एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट लिमिटेड सिस्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेडिमेंट डिपोजिशन एंड स्टोरेज रीजन आर क्या दिया है? Sediment transport limited condition occur when the sediment volume or size exceeded the capacity of the flow to transport it, ठीक ठीक है। ये एसेसन ठीक है, उसके लिए ये रीजन भी ठीक है, ठीक है। पहले तो ये देखते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एंड एक होता है ट्रांसपोर्ट लिमिटेड सेडिमेंट, एक होता है वेदरिंग लिमिटेड, ठीक है। पहले तो ये ट्रांसपोर्ट लिमिटेड देखते हैं क्या है। ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का मतलब थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ पे वेदरिंग इज ग्रेटर देन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वेदरिंग तो हो रहा है, मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, पर उतना एनर्जी उस रिवर में नहीं है, उस चैनल में या उस मीडियम में नहीं है कि वो उसे ट्रांसपोर्ट करके दूर ले जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वेदरिंग रेट ऑफ वेदरिंग इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट का स्टोरेज बढ़ता है, एक्यूमुलेट होता है। उसका रीजन भी यहाँ दिया है, क्योंकि जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंडीशन होता है, इसमें क्या होता है, सेडिमेंट वॉल्यूम और सेडिमेंट साइड एक्सिड द कैपेसिटी ऑफ द फ्लो ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी को वो एक्सिड कर जाता है, ठीक है। देन एक होता है वेदरिंग लिमिटेड, मतलब वहाँ पे रेट ऑफ वेदरिंग इज लेस देन द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो रहा है, पर रेट ऑफ वेदरिंग इतना नहीं हो रहा है, मतलब जितना भी वेदरिंग हो रहा है वो सब ट्रांसपोर्ट होकर चला जा रहा है, देन फ्रेश सरफेस एक्सपोज हो रहा है। देन जितना वेदरिंग हो रहा है पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट होकर चला जा रहा है, तो उसे बोला जाता है वेदरिंग लिमिटेड एनवायरनमेंट, और वेदरिंग लिमिटेड रिवर चैनल सेडमेंट कुछ भी बोल सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे बोथ द ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, डार्विन पैराडॉक्स रेफर्स टू डेस, ठीक है। पहले तो ये डार्विन पैराडॉक्स क्या है, थोड़ा बहुत आप ये समझ लो, ठीक है। दिस इज बेसिकली क्या होता है कि the apparent contradiction between the nutrient poor environment of coral reef and higher biodiversity and productivity found within them, मतलब क्या बोल रहा है कि जहाँ पे न्यूट्रेंट जो कोरल्स होता है वो न्यूट्रेंट पोर रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। पर वहाँ पे क्या होता है कि जो कोरल्स में बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डेवलप होता है वो बहुत बहुत ही वास्ट होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो कोरल्स के साथ जो जू जैंथेल एल्गी होते हैं वो क्या दिखाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम तो अच्छे से डेवलप होता है, पर जो ओवरऑल कोरल डिपोजिशन होता है, कोरल का जो एनवायरनमेंट होता है वो बेसिकली ट्रॉपिकल न्यूट्रिएंट पोर रीजन होता है, ठीक है। वही जो स्टेटमेंट मैंने बोला वो डायरन पैराडिक्स उसे ही रेफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है कि डायरन पैराडिक्स रेफर्स टू what refers to high productivity of coral reef in apparently nutrient poor condition, ठीक है। न्यूट्रिएंट पोर कंडीशन में हमें हाई प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है, ठीक है, ड्यू टू द symbiotic relationship with the
माइक्रोस्कोपिक एल्गी लाइक जूजेंथले एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देन क्या देखने को मिलता है, जैसे कि सेम टू सेम क्वेश्चन हमें पीछे देखा था कि कौन कौन सा रिवर, मतलब ये जो ए वाला है वो क्या है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे बी और डी सेम ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ये जो यहाँ पे क्या होता है, ये एक टाइड डोमिनेटेड डेल्टा है, ठीक है, टाइड डोमिनेटेड डेल्टा। देन ये वाला वेव एंड टाइड डोमिनेटेड, वेव एंड टाइड बोथ आर डोमिनेटेड। देन सी वाला जो है, सी वाला है रिवर डोमिनेटेड, हमने देखा था यहाँ पे। हाँ, रिवर डोमिनेटेड, जैसे मिसिसिपी डेल्टा मैंने बोला, ये एक रिवर डोमिनेटेड डेल्टा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया रिवर डोमिनेटेड। देन ये वाला वेव डोमिनेटेड, यहाँ पे उतना ज़्यादा चैनल्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ये थोड़ा इमेज जो आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं कि रिवर डोमिनेटेड आप देख सकते हो कि रिवर जो होता है वो मतलब ओशन के अंदर घुस गया है, ओशन के अंदर वो अपना डिपोजिशन कर रहा है, ठीक है। मतलब रिवर का जो एनर्जी है वो डोमिनेट है विथ रिस्पेक्ट टू द वेव एनर्जी और ओशन का जो एनर्जी होता है, ठीक है। इसलिए वो ये ऐसे प्रोट्रूडिंग चैनल्स देखने को मिलता है, ठीक है। टाइड डोमिनेटेड में आप देख सकते हो कि वो क्या करता है कि जो रिवर का जो इम्प्रिंट होता है वो बेसिकली उससे घटा देता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमें चैनल्स देखने को नहीं मिलता है। सिंपल सा एक कोई एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो मतलब वेव डोमिनेटेड होता है, ठीक है। मतलब वेव एक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, रिवर का कुछ चलता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देन टाइड डोमिनेटेड मतलब यहाँ पे टाइडल एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ पे रिवर एंड वेव एंड टाइड दोनों का एनर्जी लगभग लगभग सेम है, ठीक है। ये मतलब जो रिवर डोमिनेटेड ये सी में दिखा रहा है, इसे बार्ड फूट डेल्टा भी बोला जाता है, ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, ठीक है। देन कहते हैं इन इंडिया द एरिया इज कैटेगराइज्ड ए डार्क, इट्स व्हेन इट्स ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट रेट इज एस्टिमेटेड टू बी डेस। डार्क का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर के यूजेस इतना ज़्यादा होता है कि जितना ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता है उससे ज़्यादा यूज हो जाता है, ठीक है। उस वाले रीजन को हम डार्क बोला जाता है। इन इंडिया बेसिकली द ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट रेट जहाँ पे 85% से 100% होता है, उस एरिया को हम डार्क जोन के तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, जितना मतलब ग्राउंड वाटर जितना स्टोरेज नहीं होता है उससे ज़्यादा मतलब 85 से 100% जो वाटर यूज हो जाता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट रेट का मतलब ग्राउंड वाटर का यूज, ठीक है। ग्राउंड वाटर का जो यूज 85% से 100% तक हो जाता है, देन रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। सो उसी रीजन को हम डार्क बोलते हैं, ठीक है। देन क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द क्लाउड टाइप, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे कुछ क्लाउड का टाइप दिया है, जैसे कि सीरो क्यूमुलस, अल्टो क्यूमुलस। आपको ये याद रखना है कि ये हाई लेवल क्लाउड है, मिड लेवल है, लो लेवल। हाई लेवल के लिए जो प्रीफिक्स लगाता है वो सीरो होता है, मिड लेवल के लिए अल्टो। एंड जो लेयरिंग जो स्ट्रैटा, ये जैसे सी वाला मतलब जैसे फॉर्म लाइक ए स्ट्रैटा, ठीक है। जैसे सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, स्ट्रैटा फॉर्म होता है, वैसे ही ऐसे क्लाउड फॉर्म हो रहा है। इसे इसका जो मतलब जो प्रीफिक्स होता है वो स्ट्रैटोक्यूमुलस बोला जाता है, ठीक है। देन ऊपर वाला इसलिए बोला जाता है सीरोक्यूमुलस, मिडिल वाला अल्टोक्यूमुलस, ये नीचे वाला स्ट्रैटोक्यूमुलस, ठीक है। ये थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर आपको याद रखना है कि क्लाउड क्लासिफिकेशन कैसा होता है, ठीक है। देन एक होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, वो कैसा फॉर्म होता है, वो कैसा क्रिएट होता है। देन सीरस का हो जाएगा सीरोक्यूमुलस, अल्टोक्यूमुलस, सीरोस्ट्रैटस, अल्टोस्ट्रैटस। ऐसे बहुत टाइप का क्लाउड क्लासिफिकेशन है। जब हम क्लाइमेटोलॉजी में क्लाउड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन क्या दे, फ्लोडिंग इज मोर कॉमन इन द ईस्टर्न गंगा प्लेन इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न गंगा प्लेन बिकॉज डेस, ठीक है। पहले तो आप ये इमेज में देख लो कि यहाँ से जो 2, 3, 4, 5 जो रीजन है वो सब ईस्टर्न गंगा प्लेन में आता है, एंड यहाँ पे जो 1 लिखा गया है ये रीजन आता है वेस्टर्न गंगा प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स याद रख लो कि जो ईस्टर्न गंगा प्लेन है वो जेंटल है, वेस्टर्न गंगा प्लेन स्टीफ है, ठीक है। इस साइड जो है वो स्टिफनेस ज़्यादा है,
यहाँ पे स्टिफनेस कम है, ठीक है। और ईस्टर्न साइड में ज़्यादा एरिया है, एंड ज़्यादा रिवर क्या करते हैं, ईस्टर्न के साइड फ्लो होते हैं, कम रिवर वेस्टर्न के साइड फ्लो होते हैं, ठीक है। देन देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। रिवर चैनल इन ईस्टर्न गंगा प्लेन आर शालोर इन नेचर, ये सही है। जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या होता है, ये जेंटल स्लोप होता है। ईस्टर्न गंगा प्लेन जो होता है वो जेंटल स्लोप है, एंड वेस्टर्न गंगा प्लेन स्टीप स्लोप है, ठीक है। जेंटल स्लोप होने के कारण ये सालोर है, ठीक है, देन दैट ऑफ वेस्टर्न गंगा प्लेन, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। थर्ड सेकंड में क्या है, रिवर्स इन द ईस्टर्न गंगा प्लेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई सेडिमेंट लोड, ये भी सही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर आर flowing in eastern Ganga plain, so that more sediment to be carried out in that region than in comparison to the eastern Ganga plain. So जितना ज़्यादा रिवर होगा उतना ज़्यादा सेडिमेंट होगा, तो ईस्टर्न गंगा में ज़्यादा रिवर है इसलिए सेडिमेंट लोड भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। थर्ड तो स्टेटमेंट टू यहाँ पे सही हो गया। स्टेटमेंट थ्री क्या दिया है, एवरेज रेनफॉल इज हायर इन द कैचमेंट एरिया ऑफ द ईस्टर्न गंगा प्लेन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जहाँ पे एरिया ज़्यादा है, ईस्टर्न गंगा प्लेन का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो हाई रेन जो रेनफॉल होगा, तो वो क्या करेगा, वो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न गंगा में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्न गंगा प्लेन, द सरफेस एरिया ऑफ ईस्टर्न गंगा प्लेन इज हायर देन द वेस्टर्न गंगा प्लेन। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो गया, ठीक है। देन फोर्थ में क्या दिया, रिवर इन द वेस्टर्न गंगा प्लेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हायर स्ट्रीम पावर। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो ग्रेडियंट होता है वो स्टीप होता है, स्टीप ग्रेडियंट देखने को मिलता है। स्टीप ग्रेडियंट का मतलब क्या है, वहाँ पे स्ट्रीम पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या दिया है, plunging sea cliffs affected by largely swell waves suffered relatively minimal erosion by the wave action due to the wave reflection, ठीक है। plunging sea cliff जो होता है वहाँ पे वेव रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए जो स्वेल वेव होता है, स्वेल वेव का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मतलब जो वेवलेंथ ज़्यादा होता है, एंड वो यूनिफॉर्मली फॉर्म होते हैं, ठीक है। वो तो प्लॉन्जिंग वेव में क्या होता है कि वेव रिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, इसी वजह से जो प्लॉन्जिंग वेव का जो इरोजन वेव के वजह से होता है वो मिनिमल होता है, ठीक है। देन दैट ऑफ द स्पिलिंग कोलैप्सिंग एंड सॉर्जिंग वेव, ठीक है। देन ये सिंपल सा डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि कौन सा क्लाइमेटिक जो कोपेंस क्लास कैटेगरी जो सिंबल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये वाला जो हॉट एंड रेनी थ्रू आउट द ईयर, वो ए एफ वाला जो सिंबलाइज करता है कि ये ट्रॉपिकल रीजन में हॉट रेनी थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। हॉट डेजर्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है BWH। देन जो माइल्ड विंटर इन हॉट एंड समर एंड ड्राई विंटर किसको रिप्रेजेंट करता है, CWA को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हॉट एंड एक्सेसिव रेनी इन वन सीजन, वो किस वाले सिंबल इसको रिप्रेजेंट करता है, AM, ठीक है। ठीक है, ये बेसिकली डी वाला क्या है, मंसूनल क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइडेंटिफाई द ग्लेशियर फीचर एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। लाइक ये वाला रीजन जो है, ये देख सकते हो कि ये क्या है, ये ट्रंकेटेड स्पोर है, ठीक है। देन ये वाला क्या है, ये वाला इसे बोला जाता है, सॉरी ये वाला हो गया ट्रंकेटेड स्पोर जो ए वाला है, ट्रंकेटेड स्पोर। बी वाला जो है वो हैंगिंग वैली है, ठीक है। ये सी वाला जो है वो क्या है, ये हॉर्न है। डी वाला है एरेट, ठीक है। एरेट क्या करता है, दो वैली को सेपरेट करता है, ठीक है। देन ये जो हॉर्न क्या होता है, ये ऐसे मतलब नुकीला होता है ड्यू टू द इरोजन बाय द ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ पे ग्लेशियर का जो मूवमेंट होता है इसके वजह से ये ऐसे नुकीलापन, यहाँ पे 3 या 4 फेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ए वाला हो गया ट्रंकेटेड स्पाउट, ठीक है। देन ये वाला हैंगिंग वैली, ये थोड़ा बहुत आपको हम जब मतलब ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी में ग्लेशियल फीचर पढ़ेंगे, ये सब थोड़ा आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। देन कहते हैं मूविंग डाउन स्ट्रीम में कॉनकेव अपवर्ड लॉन्गिट्यूडनल रिवर प्रोफाइल, बेसिकली सारे रिवर में हमें लॉन्गिट्यूडनल कॉनकेव अपवर्ड लॉन्गिट्यूडनल रिवर प्रोफाइल देखने को मिलता है, क्यों,
क्योंकि चैनल स्लोप जब जब मतलब डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में क्या होता है कि चैनल का स्लोप डिक्रीज होता है एंड सेडिमेंट डिपोजिशन बढ़ता रहता है। सेडिमेंट जो डिपॉजिट होता है वो कैचमेंट एरिया को फिल अप करता रहता है। तो जो कैचमेंट एरिया का जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है एंड हमें एक क्या देखने को मिलता है, एक कॉनकेव अपवर्ड ऐसे मतलब कॉनकेव अपवर्ड लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे करके कॉनकेव अपवर्ड लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल देखने को मिलता है। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूविंग डाउनस्ट्रीम द चैनल स्लोप डिक्रीजेस व्हाइल कैचमेंट एरिया एंड सेडिमेंट स्टोरेज इंक्रीजेस। ठीक है, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, इन कंडीशनल इंस्टेबिलिटी विद इन ए लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर प्रोफाइल। इसका आंसर पहले बता देता हूँ कि ये वेट एयर पार्टिकल इज अनस्टेबल एंड ड्राई एयर पार्टिकल इज स्टेबल। ठीक है, देन समझते हैं कि कंडीशनल इंस्टेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, एक होता है स्टेबल एटमॉस्फेयर, एक होता है अनस्टेबल एटमॉस्फेयर, एक होता है कंडीशनल अनस्टेबल या कंडीशनल स्टेबल एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का जो स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द एयर पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से आपको सुनना है और नोट डाउन कर लीजिए। अगर टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ air particle, then the atmosphere is stable, and when the temperature of uh, environment is less than the temperature of air particle, then the air particle is unstable। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ तक स्टेबल मतलब यहाँ तक ये कंडीशनल इंस्टेबिलिटी का एक मतलब डायग्राम है, यहाँ तक ये स्टेबल है, यहाँ से ऊपर अनस्टेबल है। ठीक है, जैसे कि नीचे वाला ये एयर पोस्टल 40 डिग्री सेल्सियस, एनवायरनमेंट भी 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एनवायरनमेंट 32 डिग्री, एयर पार्सल 30 डिग्री, तो एनवायरनमेंट ज़्यादा है, एयर पार्सल कम है, तो यहाँ तक भी स्टेबल है, इस लेवल तक भी स्टेबल है, इस लेवल तक भी स्टेबल है। पर यहाँ देखेंगे इक्वल हो गया, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर हो एयर पार्सल का टेम्परेचर, और थोड़ा ऊपर जाएंगे एनवायरनमेंट कूल डाउन हो गया और जो एयर पार्सल है वो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक, क्या होता है कि अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वो क्या करता है, वो वर्टिकली ग्रो करता है एंड क्यूमुलस निम्बस क्लाउड फॉर्म करता है, जो कि एक अनस्टेबल एटमॉस्फेयर का एक एग्जांपल है। ठीक है, देन स्टेबल एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर कम होता है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, वो क्या करता है, उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो वो वर्टिकली ग्रोथ होने वाले क्लाउड फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, वो थंडरस्टॉर्म नहीं दिखाएगा, वो क्या करेगा, वो नीचे आने के लिए ट्राई करेगा, इसलिए एटमॉस्फेयर क्या है, वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो कंडीशनल इंस्टेबिलिटी के केस में जहां तक वाटर सेचुरेट नहीं हुआ है वहां तक तो स्टेबल है, और उसके ऊपर क्या है, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, देन क्या दे है, स्टेटमेंट ए में क्या दे है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ मिक्सिंग रेशियो द वर्चुअल टेम्परेचर इज लीनियरली रिलेटेड टू द एयर टेम्परेचर, ये वाला सही है। देन क्या दे है, क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन प्रोवाइड सैचुरेशन वेपर प्रेशर एज ए लीनियर फंक्शन ऑफ एयर टेम्परेचर, ये गलत हो गया। ये आपको याद रखना है कि जो क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन प्रोवाइड करता है, क्या करता है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द एयर टेम्परेचर, मतलब जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर होता है उसका वो जो इंक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू द एयर टेम्परेचर, उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर ना होके एक्सपोनेंशियली होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया और पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ये जानना पड़ेगा कि ये वर्चुअल टेम्परेचर क्या है, ठीक है, एंड एक्चुअल टेम्परेचर क्या है। बेसिकली वर्चुअल टेम्परेचर क्या होता है कि एक एयर पार्सल है, उस एयर पार्सल में से अगर हम मॉइस्चर कंटेंट को डिडक्ट कर देंगे, जितना मॉइस्चर को निकाल लेंगे और उसके बाद उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, वो जो टेम्परेचर देगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका वर्चुअल टेम्परेचर। ठीक है, सो जो वर्चुअल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर। ठीक है, वर्चुअल टेम्परेचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल टेम्परेचर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। देन क्या दे, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द collision coalescence mechanism for the growth of cloud ड्रॉप इन द warm cloud depends upon
लिक्विड वाटर कंटेंट ये सही है। कोलिजन कोलेसेंस जो मैकेनिज्म है वो उसके मतलब उसके साथ रिलेटेड हमारा लिक्विड वाटर कंटेंट है। बी में कहता है रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द लार्ज ड्रॉपलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉपलेट। तो ये क्या होता है कि कोलिजन कोलेसेंस थ्योरी बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे मतलब क्लाउड फॉर्मेशन होता है आफ्टर द सेचुरेशन, जब मतलब जो बारिश के बूंदे गिरता है वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से टकरा के एक लार्ज ड्रॉपलेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसे बेसिकली बोला जाता है कोलिजन कोलेसेंस मैकेनिज्म। तो उसके लिए क्या चाहिए, पहले तो लिक्विड वाटर कंटेंट चाहिए। सेकेंडली क्या है, वेलोसिटी डिफरेंसेस होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंसेस होगा तो उन दोनों के बीच में कोलिजन होगा। अगर सारे के सारे ड्रॉपलेट का वेलोसिटी सेम होगा तो उन दोनों के बीच में कोलिजन ही नहीं होगा, ठीक है। देन थर्ड में कहते हैं कोलिजन कोलेसेंस एफिशिएंसी, ये भी सही है, ठीक है। इनका जो जो मतलब कोलिजन कोलेसेंस एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जो क्लाउड में वाटर ड्रॉपलेट क्रिएट होता है उनमें क्या होता है, किन किन में होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, किन में नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसलिए वो दोनों जब कोलिजन होता है वो क्या करते हैं, वो अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से एंड एक बड़ा ड्रॉपलेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसे बोला जाता है कोलिजन कोलेसेंस एफिशिएंसी। मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर खाली पॉजिटिव चार्ज होगा या खाली नेगेटिव चार्ज होगा तब भी ये कोलिजन कोलेसेंस हमें सही से देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो गया। तो डी ऑप्शन अपने आप में गलत हो गया। तो पूछा गया था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। देन कहते हैं चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अर्थ वोर्टिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्टेड इक्वेटर, ये सही है। कर्वेचर वोर्टिसिटी रिजल्ट फ्रॉम ए चेंज इन विंड डायरेक्शन ओवर टाइम। कर्वेचर वोर्टिसिटी क्या होता है, जो विंड डायरेक्शन, विंड का जो डायरेक्शन चेंज होता है इसलिए तो वो फॉर्म होता है। शेयर वोर्टिसिटी क्या होता है, विंड स्पीड के डिफरेंस की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट वोर्टिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये गलत है, ठीक है। नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो कर्वेचर वेलोसिटी उन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्रिएट होता है एंड शेयर वोर्टिसिटी उन स्पीड के चेंज होने से वजह से मतलब क्रिएट होता है। सो difference in the wind speed leads to the shear vorticity, creation of the shear vorticity, and difference in the wind direction leads to the curvature vorticity, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ए टोर्नाडो इज रोटेटिंग इन ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड विल बी ऑन इट्स डे साइड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो टोर्नाडो जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके राइट डायरेक्शन में सबसे ज्यादा विंड स्पीड होता है, ठीक है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट का राइट कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का जो राइट वाला पोर्शन कौन सा है, साउथ ईस्ट। सो बेसिकली इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा साउथ ईस्टर्न साइड, ठीक है। देन ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा मतलब पैरामीटर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ये थोड़ा आपको देखना है। जैसे पायरेनोमीटर हो गया, डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है। पायरेनोमीटर किस लिए यूज होता है, डिफ्यूज सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट का मतलब क्या है, सनलाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके वजह से उसका जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद वो जो सरफेस तक पहुंचता है, उस सनलाइट को जो मेजर करता है उसे उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है पायरेनोमीटर, ठीक है। पेरीहेलियोमीटर यूज होता है डायरेक्ट सन रेडिएशन को मेजर करने के लिए। डायरेक्ट सन रेडिएशन इज मेजर्ड बाय पेरीहेलियोमीटर। देन थर्मोमीटर बेसिकली टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। एनेमोमीटर बेसिकली विंड स्पीड को मेजर किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेकिंग ऑफ द विंड विथ इंक्रीजिंग हाइट इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कंट्रीब्यूट टू कोल्ड एयर एडवेक्शन। स्टेटमेंट बी में कहता है वियरिंग ऑफ द विंड विथ इंक्रीज ऑफ हाइट इन सदर्न हेमिस्फीयर कंट्रीब्यूट ए वार्म एडवेक्शन, ठीक है। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी इज अनकरेक्ट, क्यों। पहले तो आप ये समझो बेकिंग एंड बियरिंग का मतलब क्या है। बेकिंग का मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज, बियरिंग का मतलब है क्लॉकवाइज, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊन का मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जेंस हुआ होगा। तो डाइवर्जेंस कहाँ पे होता है, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर क्यों है, कोल्ड एयर है,
तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बाद जब हम करेंगे, बेकिंग ऑफ विंड लीड्स टू कोल्ड एयर एडवेक्शन एंड बियरिंग ऑफ विंड लीड्स टू वार्म एयर एडवेक्शन, ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सेम टू सेम सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि बियरिंग ऑफ विंड लीड्स टू कोल्ड एडवेक्शन एंड बेकिंग ऑफ विंड लीड्स टू वार्म एडवेक्शन, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट बी में अगर यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर ना देके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिया होता तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। देन सो इस वीडियो में यहाँ तक था। अभी तक हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 2021 पार्ट सी के। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर, एंड अगर कोई भी आपको डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है।